Welcome back, students. Let's discuss phosphorus cycle and ecosystem services. These are the last topics. In the last video, we talked about carbon cycle. Basically, it wasn't carbon, CO2 cycle आप बोल सकते हो, ये बस ठीक है. Now is the phosphorus cycle. Phosphorus का exchange कैसे होता है between living organisms and environment. सबसे पहले बात आती है कि इम्पोर्टेंस क्या है. जैसे हमने कार्बन का सीखा, फॉस्फोरस की क्या इम्पोर्टेंस है. फॉस्फोरस इज ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर मल्टीपल पर्पसेस. जैसे कि न्यूक्लिक एसिड बनाने में, न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए आरएनए. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस. बिना डीएनए आरएनए के तो हम ही नहीं है, राइट. फॉस्फोलिपिड्स बनाने, नाम ही है फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स विथ फॉस्फोरस. कहाँ पे होते हैं फॉस्फोलिपिड्स? हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो मोस्टली फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं. और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ATP. एडिनोसिन T से, ट्राई P से फॉस्फेट. मतलब हमारी बॉडी में जो एनर्जी करेंसी है उसके लिए भी क्या चाहिए? फॉस्फोरस. इफ़ देर इज़ नो फॉस्फोरस देर इज़ नो एनर्जी. देन बॉडी के स्ट्रक्चर्स है जैसे कि बोन्स, टीथ, ये सब फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम के अलावा. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके. न्यूक्लिक एसिड चाहिए, फॉस्फोलिपिड्स के लिए चाहिए, ATP के लिए चाहिए, बोन टीथ के लिए चाहिए, एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. मीन्स कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको को फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. इफ़ यू रिमेंबर क्लास 11, एंजाइम क्या होता है? कभी कभी दूसरे लोगों से भी कंबाइन करता है, जैसे वाइटामिन से, मिनरल से. तो होलो एंजाइम इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर. उसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है, एपो एंजाइम, और को एंजाइम जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है. तो दिस इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स and thus helping in metabolic activities. So this is the importance of phosphorus. Now the question is, what are the sources of phosphorus? Last video we were discussing the phosphorus is mostly present in where? Rocks. बताया था ना, रॉक्स टूटते हैं तो सॉइल में मिलता है. तो रॉक इज़ व्हाट? रिजर्वोयर पूल. रिजर्वोयर सोर्स है, दैट इज़ द प्राइमरी सोर्स फ्रॉम वेयर वेदरिंग ऑफ रॉक्स हैपन्स. मतलब रॉक्स टूटता है ड्यू टू एक्शन ऑफ टेम्परेचर, वाटर एंड ऑल दिस थिंग्स. देन फॉस्फोरस इज लीच्ड, मतलब बह के जाता है कहाँ पे? इन सॉइल. तो सॉइल इज़ व्हाट? साइक्लिंग पुल, जहाँ से हम उसको यूज कर सकते हैं, फिर वापस रिप्लेनिश कर सकते हैं. अब जो अर्थ के अंदर आया, मतलब सॉइल के अंदर, वहाँ पे फॉस्फोरस मोस्टली फॉस्फेट के फॉर्म में होता है. एल्यूमिनियम फॉस्फेट, आयरन का फॉस्फेट, कैल्शियम का फॉस्फेट, इन सब चीज़ों में होता है. और गैसियस फॉर्म में, मतलब एटमॉस्फेयर में, ये फॉस्फोरस एब्सेंट होता है, उसमें मौजूद नहीं होता है. सो यू कैन सी फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन रॉक्स, दैट इज़ द reservoir pool. From there weathering means breaking of rocks happens and the phosphorus is transferred to its cycling pool called soil. Now in the soil it is present in the form of phosphates of calcium, iron, aluminium. मोस्टली यही दो तीन के फॉर्म में होता है, बट फॉस्फोरस इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर. अब एक्वाटिक हैबिटेट्स जो होता है वहाँ पे आप देखोगे उस पर क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं. अब इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह में भी फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है. फिर हम लोग फर्टिलाइज़र्स वगैरह बनाते हैं खेतों में डालने के लिए, उसमें भी फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम वगैरह होता है. तो इस तरीके से वो भी जब बह के जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं? एक्वाटिक में जाते हैं. और वहाँ पे जब जाते हैं तो एक्वाटिक सिस्टम में वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है. बट कहने का मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्वाटिक सिस्टम में भी फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है, रॉक सॉइल के बाद एक्वाटिक सिस्टम में, ठीक है. तो कैसे इसको आप बताओगे, इसका साइकिल वगैरह देख सकते हो यहाँ पे. ये चीज़ रॉक है, वेदरिंग हुआ, WATH मतलब ब्रेक हुआ, तो सॉइल में चला गया वो, ठीक है.
सॉइल से इट इज़ अपटेक, देखो ये एरो से इधर आ रहा है, और किसने लिया इसको, प्रोड्यूसर्स ने लिया, और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स पे, और फिर सब के सब डेट्रिटस मीन्स डेड हो जाते हैं तो उसमें गिरते हैं, और फिर डिकम्पोजर्स वापस सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं उसे। तो इस तरीके से ये साइकिल रन होता है, ठीक है। सॉइल के अंदर वो मोस्टली इनसॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और फिर उसको सॉल्युबल फॉर्म में बनाते हैं, और वही डिज़ोल्व सॉल्युबल फॉर्म जो होता है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी बॉडी में उसे यूज करते हैं, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर्स भी हम लोग ये ऐड करते हैं जैसे मैंने बताया था। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट फॉस्फोरस साइकिल। अब ये जो डेट्रिटस वगैरह होता है वापस क्या करता है, फॉस्फोरस को ऐड कर दिया सॉइल में, ठीक है। अब वहाँ पे वो जाके फिर जो मैंने बताया था फॉस्फेट बना देता है, वो जो कि इनसॉल्युबल होता है, वापस फिर वही क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आएंगे, एक्ट करेंगे, और फिर उसे सॉल्युबल फॉर्म में बताएंगे, और फिर उसे एब्जॉर्ब करेंगे। तो यही साइकिल चलता रहता है। और यही जो कैल्शियम का जो फॉस्फेट फॉर्म होता है, यही हमारे बोन और टीथ वगैरह में मौजूद होता है, और यही ज़मीन के अंदर भी मौजूद होता है लिथोस्फीयर के फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द फॉस्फोरस साइकिल वर्क्स। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, इकोसिस्टम से हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो दुनिया का हर एक चीज़ ही उसी से ही मिलता है हमें, राइट। सबसे पहले किसकी बात आती है, कार्बन फिक्सेशन की, मतलब एटमॉस्फेरिक CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट इज फिक्स्ड बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर CO2 फिक्स नहीं हो प्लांट्स के द्वारा तो दुनिया में एनर्जी प्रोड्यूस होगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे एनर्जी एंटर्स इनटू फूड चेन, ठीक है। और यही हमें CO2 का बैलेंस भी मेंटेन करता है। जब फिक्स करते हैं मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है, और CO2 एब्जॉर्ब होता है तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम होगा, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि वी शुड गो फॉर हायर नंबर ऑफ प्लांटेशन और एफॉरेस्टेशन, क्योंकि अगर CO2 एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होने लगा ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज एंड ऑल, so that will lead to global warming। दूसरी चीज़ CO2 फिक्सेशन के बाद O2 रिलीज, तो जैसे CO2 को प्लांट्स वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस का एक आउटपुट भी होता है क्या, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन जो होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी जनरेशन, दैट इज़ रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो CO2 यूज भी नहीं होगा और O2 रिलीज़ भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज दुनिया में फ्री ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है नेचुरली उसका एक सोर्स सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस इज, देयर इज़ नो अदर वे टू नेचुरली रिलीज O2 इन द एनवायरनमेंट। अमेजन रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उन्हें लंग्स ऑफ प्लैनेट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% ऑफ ऑक्सीजन उन जंगलों से निकलता है। वो इतना घना जंगल है, इतना बड़ा जंगल है। आपको याद हो अगर तो लास्ट ईयर देयर वाज अ फायर इन द अमेजोन, आग लग गई थी तो बहुत सारे पेड़ डिस्ट्रॉय हुए। स्टिल वो इतना बड़ा है और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि दे आर कॉल्ड लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, मतलब अर्थ। इतना एटमॉस्फेरिक CO2 फिक्स करने के बाद वो दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला सर्विस जो मिला वो था CO2 फिक्सेशन, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। दूसरा ऑक्सीजन रिलीज। तीसरा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी किससे होता है, इकोसिस्टम में ही होता है। मेनी इंसेक्ट्स, वाटर, ठीक है, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जैसे बीज वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह है, उनकी बॉडी से अटैच हो जाता है क्या, एनिमल
सॉरी नॉट एलिमेंट, मतलब पॉलन ग्रेन्स वगैरह अटैच हो जाते हैं, एंड व्हेन दे आर गेट सिटिंग ऑन अनदर फ्लावर एनल दे ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स, तो ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट सीड डिस्पर्सल, बर्ड्स, स्क्विरल्स, टेरेस्ट्रियल वगैरह ये लोग डिस्पर्शन ऑफ मतलब ट्रांसफर ऑफ सीड में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सॉयल इकोसिस्टम में ही बनता है, जैसे हमने बताया था रॉक्स वगैरह से सॉइल में कन्वर्ट होना किसमें बना था, सक्सेशन में पढ़ा था, इकोलॉजिकल सक्सेशन में। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज ऑल्सो एन फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। वाटर प्रोवाइड करता है यही, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करता है, प्योर एयर देता है, वेटलैंड्स भी देता है, क्लाइमेट डिसाइड करता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, मीन्स अलाउिंग डिफरेंट स्पीसीज टू ग्रो टुगेदर, ठीक। तो ये सारे सर्विस, इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से इकोसिस्टम सर्विसेज में, दैट डिपेंड्स आप क्या क्या लिखना चाहते हो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 14। कुछ टर्म्स मैंने बताया था आपको, स्टैंडिंग स्टेट मतलब अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, स्टैंडिंग क्रॉप अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक टर्म होता है आर्बोरी कल्चर। आर्बोरी का कल्चर का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल सैंपल्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, एंड विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर इटसेल्फ। कुछ टर्म्स वगैरह हैं इंपॉर्टेंट, वो सब ध्यान रखिएगा। एंड आई हैव ऑलवेज सेड एंड रिपीटिंग अगेन, सिर्फ PDF इसमें नहीं पढ़ना है, वॉट एवर आई एम सेइंग और स्पीकिंग द टॉपिक उसको दिमाग में रखना है, कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे रुक के नोट करो, ओके। थैंक यू।